नमस्कार। मैं दीपक कौशिक आप लोगों का जीबी यथार्थ एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो अपन स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। आज अपन टॉपिक लेके चलेंगे कालीबंगा सभ्यता। तो हेडिंग डालते हैं यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता। क्लियर होगी बात। अब कालीबंगा सभ्यता के बारे में अपन को अध्ययन करना है। कालीबंगा सभ्यता को अध्ययन करने से पहले भाई सीधी सी बात है, कालीबंगा सभ्यता कहाँ प्राप्त हुई, किस जगह प्राप्त हुई, किसने इसको खोजा, किसने इसकी खुदाई करी, वो सब ठीक बात है। लेकिन सबसे पहला प्रश्न होता है कि कालीबंगा जो सभ्यता है, इस सभ्यता के प्रति सबसे पहले ध्यान किसका गया था? किसने कहा कि यहाँ पर कोई प्राचीन सभ्यता रही होगी? किसको यहाँ पर कुछ पुरातत्व से संबंधित कुछ अभिलेख प्राप्त हुए? तो उसकी तरफ अपन मूव करते हैं। एक विद्वान थे प्यारे बच्चों, जिनका नाम था लुइस पियो तेसितोरी। लुइस पियो तेसितोरी। लुइस पियो तेसितोरी ये मूल रूप से कहां के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? इटली के ये रहने वाले थे। और इनका जो जन्म हुआ वह इटली के उदीन गांव में हुआ। कौन से गांव में हुआ? उदीन गांव के अंदर हुआ। उदीन गांव में इनका जन्म होता है 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर सन 1887 को इनका जन्म हुआ इटली के उदीन गांव के अंदर। क्लियर होगी बात। ये जो विद्वान थे ये एक अच्छे भाषाविद थे। कौन थे? एक अच्छे भाषाविद के रूप में ये काफी फेमस थे। इनको काफी प्रकार की भाषाओं का काफी अच्छा ज्ञान था, जिसमें अगर अपन देखें तो इनको अंग्रेजी का भी अच्छा ज्ञान था। यहाँ पर अपन लिखते हैं अंग्रेजी। इटालियन भाषा का भी, इटली का इटालियन, फ्रेंच तथा साथ साथ राजस्थानी भाषा का भी इनको ज्ञान था। कौन सी भाषा ज्ञान था? राजस्थानी भाषा का भी इनको अच्छा ज्ञान था। तो इस प्रकार का भांति भांति प्रकार की भाषाओं का अच्छा ज्ञान होने के कारण, भांति भांति प्रकार की भाषाओं का अच्छा ज्ञान होने के कारण इनका जो प्रतिभा थी और इनका जो नाम था वह चारों तरफ काफी फैला। जब चारों तरफ काफी फैल गया तो एक अन्य भाषाविद थे जिनका नाम था जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। क्या नाम था? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। तो जॉर्ज अब्राहम जो गियर्सन थे वह मुख्य रूप से इंग्लैंड के रहने वाले थे और वह भी भाषाविद थे। वो इनको भारत बुलाते हैं। कहाँ बुलाते हैं? भारत बुलाते हैं। तो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन यहाँ पे लिखता हूं मैं, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ये भी एक भाषाविद थे। ये इनको भारत बुलाते हैं। ये कहते हैं कि आप भारत आइए और भारत आकर भारत में राजपूतों के इतिहास का अध्ययन कीजिए और राजपूतों के इतिहास को कलेक्ट कीजिए। क्या कीजिए? राजपूतों के इतिहास का अध्ययन कीजिए और राजपूतों के इतिहास को कलेक्ट कीजिए। ठीक है साहब। तो इनके कहने से, किनके कहने से? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन के कहने से लुइस पियो तेसितोरी अप्रैल 1914 को, अप्रैल 1914 को भारत में सर्वप्रथम बंबई पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं? बंबई पहुंचते हैं। वर्तमान में मुंबई हो गया। क्लियर है बात। उस जमाने में बंबई हुआ करता था। तो अप्रैल 1914 को ये बंबई आ जाते हैं। बंबई से ये जोधपुर आते हैं। तो जोधपुर कब आए? ये जुलाई 1914 को। ये आपको कालीबंगा सभ्यता का बेस बता रहा हूं। जुलाई 1914 को ये जोधपुर आ गए।
ये आगे साहब जोधपुर। अब जोधपुर से ये कहां पहुंचे, बीकानेर पहुंचे। जोधपुर से कहां पहुंचे, बीकानेर पहुंचे। तो प्रश्न अपन चेंज करते हैं, जोधपुर से कहां आते हैं, ये बीकानेर आ जाते हैं। ये आ गए बीकानेर। बीकानेर जैसे ही पहुंचते हैं तो बीकानेर के एक तत्कालिक शासक थे जिनका नाम था गंगा सिंह जी। गंगा सिंह जी, तो यहां पर मैं लिखता हूं गंगा सिंह जी। गंगा सिंह जी का जो कार्यकाल रहा वह 1887 से लेकर 1943 का कार्यकाल रहा। क्लियर है बात। तो तत्कालिक जो शासक है गंगा सिंह जी, इनको अपने पास बुलाते हैं, लुइस पियो तेसीतोरी को अपने पास बुलाते हैं और पास बुलाकर इनसे कहते हैं कि आप जो यहाँ पर आए हैं, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन के कहने से आप जो भारत आए हैं और भारत आकर आप राजपूतों का इतिहास लिखना चाह रहे हैं, तो राजपूतों का इतिहास लिखने से पहले आप लोगों को चारण जाति के बारे में समझना होगा। किसके बारे में समझना होगा, चारण जाति के बारे में समझना होगा कि जब तक आप चारण जाति के बारे में नहीं समझोगे तब तक आप राजपूतों के इतिहास के बारे में भी नहीं समझ सकते, यहां तक आप राजपूतों के बारे में भी नहीं समझ पाओगे। क्योंकि जो राजपूतों का जो इतिहास लिखा है, राजपूतों का जो इतिहास लिखा है सोरठों के रूप में, कविताओं के रूप में, मोस्टली चारण जाति के द्वारा ही लिखा गया है। तो इसलिए आपको पहले चारण जाति के बारे में समझना होगा और उसके पश्चात अपने आप आपको राजपूत जाति कंप्लीटली समझ में आने लग जाएगी। क्लियर होगी बात। तो इस आधार पर गंगा सिंह जी के कहने पर तेसीतोरी चारण जाति का अध्ययन करते हैं। चारण जाति का अध्ययन करते हैं। ये गंगा सिंह जी से कहते हैं, भैया आपने तो आदेश दे दिया कि जाओ और चारण जाति का अध्ययन करो, चारण जाति के बारे में शोध करो, लेकिन मैं करूंगा कैसे, जाऊंगा कैसे, कोई साधन तो होगा। तो तुरंत गंगा सिंह जी इनको ऊंट देते हैं कि आप ऐसा करो, ऊंट पर बैठकर राजस्थान का सर्वे करो। किस पर बैठकर, ऊंट पर बैठकर आप राजस्थान का सर्वे करो। तो तेसीतोरी ने ऊंट पर बैठकर राजस्थान का सर्वे किया। सा जिस प्रकार से कर्नल जेम्स टॉड ने घोड़े पर बैठकर राजस्थान का सर्वे किया था, उसी प्रकार से लुइस पियो तेसीतोरी ने ऊंट पर बैठकर राजस्थान का सर्वे किया। तो यहां पर लिख देते हैं ऊंट पर बैठकर राजस्थान का सर्वे किया। क्लियर होगी बात। तो ऊंट पर बैठकर इन्होंने राजस्थान का सर्वे किया तथा सर्वे करने के पश्चात इन्होंने राजस्थान चारण साहित्य व ऐतिहासिक सर्वे नामक ग्रंथ लिखा। इसके साथ साथ पश्चिमी राजस्थानी व्याकरण लिखी। एक प्रकार से ये राजस्थानी भाषा की डिक्शनरी है। पश्चिमी राजस्थानी व्याकरण लिखी तथा इसके साथ साथ द डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग of the boards and historical
हिस्टोरिकल क्रॉनिकल। बॉर्डिक लिख सकते हैं यहां पर अपन, बॉर्डिक एंड हिस्टोरिकल क्रॉनिकल नामक पुस्तक लिखी। तो कुल मिला के लुइस पियो तेसितोरी ने 3 पुस्तकें लिखी हैं। राजस्थान चारण साहित्य एवं ऐतिहासिक सर्वे, दूसरा पश्चिमी राजस्थानी व्याकरण, तीसरा द डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ द बॉर्डिक एंड हिस्टोरिकल क्रॉनिकल नामक 3 पुस्तकों का इन्होंने क्या करा, गठन किया या इनको लिखा। क्लियर है बात। इसके साथ साथ पैराग्राफ चेंज करते हैं। इसके साथ साथ तेसितोरी ने महाभारत, रामायण, गीता आदि धार्मिक ग्रंथों, आदि धार्मिक ग्रंथों का इटली भाषा में या इटालियन भाषा में, इटालियन भाषा में अनुवाद किया। क्लियर हो गई बात यहां तक। इसके साथ साथ ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल फिल्म क्लियर होगी। इसके साथ साथ वेली किशन, वेली किशन रुक्मणी, रुक्मणी रिवाचनिका या वचनिका व राव जेतसी रोचंद का क्या किया, संपादन किया, संपादन किया। क्लियर हो गई फिल्म दिमाग में प्यारे बच्चों। इस प्रकार से लुइस पियो तेसितोरी अपने जीवन में कुछ कार्य करते हैं और घूमते घूमते ये सरस्वती व द्वसदशी नदी घाटी के किनारे पहुंच जाते हैं और वहां पर इनको एक प्राचीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं। यहां पर लिखेंगे अपन, इनको सरस्वती व द्वसदती नदी घाटी के किनारे कुछ अवशेष प्राप्त होते हैं। अवशेष क्लियर होगी बात। इन अवशेषों को ये कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के पश्चात ये कहते हैं कि यहाँ पर कोई प्राचीन सभ्यता रही होगी। कोई ये नाम वाम नहीं देते हैं, जैसे कालीबंगा सभ्यता नाम है, यह नाम इनके द्वारा नहीं दिया गया। ये सिंपल भाषा में कह देते हैं कि यहाँ पर कोई प्राचीन सभ्यता रही होगी और इसके जो अवशेष या साक्ष्य इनको प्राप्त हुए, इन साक्ष्यों को लेकर, इन अवशेषों को लेकर ये पुनः बीकानेर आ जाते हैं और बीकानेर का जो राजकीय संग्रहालय है उसका निर्माण करवाते हैं। तो बीकानेर के राजकीय संग्रहालय जो है वह लुइस पियो तेसितोरी की ही देन है। तो यहां पर लिख देते हैं पैराग्राफ चेंज करके, बीकानेर
का राजकीय संग्रहालय लुइस पियो तेसितोरी की ही देन है। क्लियर हो गई बात यहां तक। तथा अंत में सन 1919 में लुइस पियो तेसितोरी का देह अवसान हो जाता है और इनकी जो कब्र है वह बीकानेर के राजकीय संग्रहालय के पास ही बनी हुई है। यह बाकायदा आरपीएससी में पूछा गया प्रश्न है कि लुइस पियो तेसितोरी, बाकायदा आया था कि प्रसिद्ध भाषाविद लुइस पियो तेसितोरी की कब्र राजस्थान में कहां पर स्थित है, तो बीकानेर में स्थित है। इस बात को भी आप लोगों को याद रखना है। तो लिखते हैं इनका देह अवसान 1919 में बीकानेर में हुआ। क्लियर होगी बात। इनकी कब्र बीकानेर के राजकीय संग्रहालय के पास बनी हुई है। क्लियर हो गई फिल्म दिमाग में। तो इनकी कब्र बीकानेर के राजकीय संग्रहालय के पास बनी हुई है और यह बाकायदा आरपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछा गया है। अब लुइस पियो तेसितोरी तो यह बताकर चले जाते हैं कि यहाँ पर कोई प्राचीन सभ्यता रही होगी, लेकिन उसका नाम नहीं देते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला जाता है। सन 1952 का कार्यकाल आता है। किसका कार्यकाल आता है? सन 1952 का। तो अपन प्रश्न चेंज करेंगे और यहाँ पर एक राजस्थान का नक्शा बनाने का प्रयास करते हैं। अब अपन चलते हैं कालीबंगा सभ्यता की तरफ कि इसकी खोज, इसका नाम किसके द्वारा दिया गया, इसका उत्खनन का कार्य किनके द्वारा किया गया, ये सारी की सारी बखान अपन राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता की तरफ करते हैं। अब तक अपन ने कालीबंगा सभ्यता की एक परफॉर्मा तैयार किया, अर्थात उसका बेस तैयार करने का प्रयास किया है। तो अपन कालीबंगा सभ्यता का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर जो नक्शे के अनुसार देखें तो इधर का एरिया प्यारे बच्चों बीकानेर का एरिया है। बीकानेर जिसकी स्थापना 1488 में की गई थी। इधर का जो एरिया है वह गंगानगर है। गंगानगर जो गेहूं का कटोरा भी कहलाता है, इसकी जो स्थापना की गई वह 1949 में की गई। और इससे टच होता हुआ यहां पर है हनुमानगढ़। इसकी जो स्थापना की गई है वह 1994 में की गई। 1994 के अंदर इसकी स्थापना की गई। इसको दोबारा क्लियर लिख देता हूं। 1994 में इसकी स्थापना की गई। क्लियर होगी बात। अब अपन चलते हैं कालीबंगा सभ्यता की तरफ। तो सन 1952 की बात है। एक पुरातत्वविद आते हैं जिनका नाम था अमलानंद घोष। कौन आते हैं? अमलानंद घोष आ जाते हैं। आगे साहब अमलानंद घोष घूमते वर्तमान हनुमानगढ़ पहुंचते हैं। क्या पहुंचते हैं? वर्तमान हनुमानगढ़। उस समय 1952 में हनुमानगढ़ का गठन नहीं हुआ था, सिर्फ गंगानगर का गठन हो गया था। तो ये पूरा का पूरा एरिया
गंगानगर की श्रेणी के अंतर्गत या उसके क्षेत्र में ही आया करता था। क्लियर है बात। तो वर्तमान हनुमानगढ़ के पास पहुंचते हैं और वहां पर गग्गर नदी के बाएं तट पर, कौन से तट पर? गग्गर नदी के बाएं तट पर और हनुमानगढ़ के दक्षिण की तरफ इन्हें एक प्राचीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं, जिसका नाम ये क्या रख देते हैं? कालीबंगा सभ्यता रख देते हैं। अब इन्होंने इस सभ्यता का नाम कालीबंगा ही क्यों रखा? कुछ और भी रख सकते थे। तो यहां पर जब ये पहुंचते हैं तो अवशेष के रूप में इनको काले रंग की चूड़ियां काफी मात्रा में प्राप्त होती हैं। काले रंग की चूड़ियां काफी मात्रा में प्राप्त होती हैं, तो उसी के आधार पर सिंधु भाषा, सिंधु बोल दो या पंजाबी बोल दो, तो सिंधु भाषा के रूप में ये क्या नाम रख देते हैं? कालीबंगा, जिसमें सिंधु भाषा में बंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। क्लियर हो गई बात। तो यहां पर लिख देते हैं अपन अमलानंद घोष में, इनको वर्तमान हनुमानगढ़ के दक्षिण में गग्गर नदी के बाएं तट पर अवशेष प्राप्त होते हैं। बाएं तट पर एक सभ्यता प्राप्त हुई, जिसका नाम इनके द्वारा कालीबंगा रखा गया। क्लियर होगी बात। कालीबंगा जो शब्द है वह सिंधु भाषा से लिया गया शब्द है, या फिर इसको अपन पंजाबी भाषा भी कह सकते हैं। तो सिंधु भाषा से लिया गया शब्द है, जिसमें बंगा का शाब्दिक अर्थ जो होता है, बंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। तो यहां पर अपन लिखते हैं कालीबंगा शब्द, कालीबंगा शब्द सिंधु भाषा से लिया गया शब्द है, जिसमें बंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां होता है। काले रंग की चूड़ियां होता है। क्लियर होगी बात। तथा इसके साथ साथ यहां पर अत्यधिक मात्रा में काले रंग की चूड़ियां प्राप्त हुई और इसी कारण से इसका नाम क्या रख दिया गया? कालीबंगा रख दिया गया। तो अपन पैराग्राफ चेंज करके एक और लाइन लिख देते हैं। यहां पर अधिक मात्रा में काले रंग की चूड़ियां प्राप्त होने
प्राप्त होने के कारण इसका नाम, ध्यान से सुनिएगा, इसका नाम कालीबंगा रखा गया। कालीबंगा रखा गया। क्लियर हो गई फिल्म दिमाग में? अर्थात अधिक मात्रा में काले रंग की चूड़ियां प्राप्त हुई हैं और इस कारण से इसका नाम क्या रख दिया गया? कालीबंगा रख दिया गया। अब जो ये सभ्यता जो हमारे को प्राप्त हुई, ये कहां पे प्राप्त हुई है? गग्गर नदी के किनारे पे प्राप्त हुई है। कहां पर प्राप्त हुई? गग्गर नदी के किनारे पे प्राप्त हुई। तो गग्गर नदी को अपन सोतर नदी भी कहते हैं, मृत नदी भी कहते हैं, लेटी हुई नदी भी कहते हैं। क्लियर होगी बात? तथा पश्चिमी राजस्थान के शोक नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब राजस्थान में अत्यधिक बरसात होती है, अत्यधिक बरसात होती है, तो गग्गर नदी में क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। गग्गर नदी में क्या आ जाती है प्यारे बच्चों? बाढ़ आ जाती है। इससे हनुमानगढ़ का जो पेटा है, जो जमीन से थोड़ा नीचे है, वह डूब जाता है। इसलिए इसको कहते हैं पश्चिमी राजस्थान का शोक नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर अपन ये जानकारी भी लिख देंगे। गग्गर नदी को सरस्वती नदी, सरस्वती नदी, मृत नदी, सोतर नदी, कोमा लेटी हुई नदी, हुई नदी, कोमा पश्चिमी राजस्थान, पश्चिम राजस्थान, राजस्थान की शोक नदी, की शोक नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गई फिल्म दिमाग में? अर्थात अमलानंद घोष को कालीबंगा सभ्यता का खोजकर्ता माना जाता है। क्लियर है? अब प्रश्न आपके उठता है कि मूल रूप से, प्रश्न की प्रकृति को समझने का प्रयास कीजिएगा कि मूल रूप से सर्वप्रथम कालीबंगा सभ्यता के बारे में जानकारी किसके द्वारा दी गई थी? मूल रूप से कालीबंगा सभ्यता के बारे में जानकारी किसके द्वारा दी गई? तो सीधा सीधा आंसर क्लिक होगा, लुइस पियो तेसितोरी के द्वारा दी गई, जो इटली के रहने वाले थे। अब प्रश्न उठा कि कालीबंगा सभ्यता के खोजकर्ता कौन कहलाते हैं? तो अमलानंद घोष कालीबंगा सभ्यता के खोजकर्ता कहलाते हैं। कालीबंगा सभ्यता के नामकरण करने वाले कौन थे? तो अमलानंद घोष कालीबंगा सभ्यता के नामकरण करने वाले कहलाते हैं। इस बात को भी आप लोग याद रख लीजिएगा। क्लियर होगी बात? तो अपन पैराग्राफ चेंज करते हैं। धीरे धीरे प्यारे बच्चों समय निकल जाता है। 1961 से 69 का कार्यकाल आता है। 1961 से 69 का कार्यकाल आता है। तब मूल रूप से 4 व्यक्ति आते हैं। कितने व्यक्ति आते हैं? 4 व्यक्ति आते हैं। वैसे तो 2 ही थे, उन 2 के साथ और 2 आते हैं उनके हेल्पर के लिए। तो मूल रूप से कितने व्यक्ति आते हैं? 4 व्यक्ति आते हैं, जिनका नाम है बीवी लाल, बीके थापर, एमडी खरे और जेवी जोशी। ये 4 आदमी आए साहब। ये 4 आदमी आते हैं और कालीबंगा सभ्यता का खुदाई करते हैं। क्या करते हैं? कालीबंगा सभ्यता की खुदाई करते हैं। तो खुदाई करने के कारण ही ये चारों के चारों कालीबंगा सभ्यता के उत्खननकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। खोजकर्ता नहीं, खोजकर्ता तो अपने अमलानंद घोष थे। ये चारों के चारों कालीबंगा सभ्यता के क्या नाम से जाने गए? उत्खननकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। क्लियर होगी बात?
उत्खनन कर्ता के रूप में जाने गए। जब ये कालीबंगा सभ्यता की खुदाई करते हैं तो खुदाई के दौरान जो अवशेष हमारे को प्राप्त हुए कालीबंगा सभ्यता में, वह 3 चरणों के अंदर प्राप्त हुए, अर्थात 3 काल के अवशेष हमारे को कालीबंगा सभ्यता के अंदर मिलते हैं। प्राक हड़प्पा कालीन, हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा कालीन। कौन कौन से? प्राक हड़प्पा कालीन, हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा कालीन, 3 कालों के अवशेष हमें कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त होते हैं। तो यहां पर अपन लिखेंगे खुदाई के दौरान, खुदाई के दौरान कालीबंगा से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन, दूसरा हड़प्पा कालीन और तीसरा उत्तर हड़प्पा कालीन। तीसरा कौन सा है? उत्तर हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए। अवशेष प्राप्त हुए। प्राक हड़प्पा कालीन, हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा कालीन अवशेष हमारे को प्राप्त हुए। क्लियर होगी फिल्म दिमाग में? तथा कार्बन डेटिंग C14, कार्बन डेटिंग के अनुसार ये कंप्लीट हड़प्पा का जो काल बताया गया वह 2400 से 1750 ईस्वी पूर्व का बताया गया। तो अपन पैराग्राफ चेंज करते हैं, यहां लिखते हैं कालीबंगा सभ्यता का कार्बन डेटिंग के अनुसार, कार्बन डेटिंग के अनुसार कार्यकाल, कार्बन डेटिंग के अनुसार कार्यकाल 2400 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व का है। क्लियर होगी बात? चले आगे। अब अपन थोड़ा और आगे चलने का प्रयास करते हैं। जब बीवी लाल और बीके थापर कालीबंगा सभ्यता की खुदाई करते हैं, क्या करते हैं? खुदाई करते हैं। तो खुदाई के दौरान कालीबंगा सभ्यता के जो स्तर प्राप्त हुए वे कितने स्तरों में प्राप्त हुए? 5 स्तर प्राप्त हुए, अर्थात एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक, 5 स्तर इनको मिले हैं क्रमबद्धता के रूप में। तो यहां पर लिखते हैं खुदाई के दौरान, खुदाई के दौरान यह सभ्यता कुल 5 स्तरों में प्राप्त हुई। 5 स्तरों में प्राप्त हुई। क्लियर होगी बात? अब 5 स्तर कैसे देखो बताता हूं। एक, दो, तीन, 4,
और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5। इसको अपन दूसरी तरीके से लिख सकते हैं, नीचे से लिखेंगे इसको अपन 1 2 3 4 और ये 5। क्लियर हो गई बात यहां तक? प्रथम जो 2 स्तर है ये अति प्राचीन है। ये प्राक हड़प्पा कालीन है। हड़प्पा काल के इनका जो टाइम पीरियड है कार्बन डेटिंग के अनुसार, इनका जो टाइम पीरियड है कार्बन डेटिंग के अनुसार वह है 2400 ईस्वी से 2350 ईस्वी पूर्व का है। क्लियर हो गई बात? और जो ये ऊपर के टॉप के 3 हैं ये आधुनिक हड़प्पा या हड़प्पा कालीन। हड़प्पा कालीन, इसका जो कार्बन डेटिंग के अनुसार कार्यकाल है वह 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व का है। क्लियर होगी बात यहां तक? अब चलें और आगे। आगे जब बीवी लाल और बीके थापर आगे इसकी जब खुदाई करते हैं कि और खोदो भाई, कालीबंगा को और भी तो आगे खोदना है, तो आगे जब खुदाई करते हैं तो इनको 2 प्रकार के टीले नुमा आकृति मिलती है। तो यहां पर अपन लिखेंगे खुदाई के दौरान, खुदाई के दौरान कालीबंगा, कालीबंगा से 2 टीले रूपी आकृति प्राप्त हुई। क्लियर है बात? इस प्रकार से इसमें एक तो थोड़ा ऊंचाई पर बना हुआ था और एक थोड़ा नीचाई पर बना हुआ। एक थोड़ा ऊंचाई पर बना हुआ प्यारे बच्चों, और एक थोड़ा क्या है, नीचाई पर बना हुआ है। इस प्रकार से क्लियर है बात? जो ऊंचाई पर बना हुआ है यह पश्चिम की तरफ बना हुआ है, पश्चिम की तरफ बना हुआ है, और जो ये नीचाई की तरफ बना हुआ है यह पूर्व की तरफ बना हुआ है। आगे बात समझ में? जो ऊंचाई की तरफ बना हुआ है पश्चिम की तरफ, यह कुछ दुर्गनुमा आकृति का है। दुर्गनुमा आकृति का अर्थात थोड़ा ऊंचाई पर एक टीला रूपी बना हुआ है और दुर्गनुमा आकृति का है। और जो ये नीचाई की तरफ बना हुआ है यह सामान्य आकृति का है, सामान्य आकृति का है। क्लियर है बात? इन दोनों को देखकर बीवी लाल और बीके थापर ये कह देते हैं कि जो ये दुर्गनुमा आकृति का बना हुआ है, इस दुर्गनुमा आकृति पर हो सकता है कि यहाँ का कोई राजा रहता होगा या कोई रईस व्यक्ति या कोई अमीर व्यक्ति यहाँ पर रहा करता होगा। और जो ये सामान्य आकृति का है तो यहाँ पर
कौन रहा करता होगा? यहाँ पर एक सामान्य जनता रहा करती होगी। तो इस जगह मैं लिख देता हूं दुर्गनुमा आकृति में, यह राजा या अमीर व्यक्ति का निवास स्थान रहा होगा। अमीर व्यक्ति का निवास स्थान रहा होगा। क्लियर है बात यहां तक? और यहां पर सामान्य जनता रहती हो। सामान्य जन का निवास स्थान रहा होगा। क्लियर हो गई फिल्म दिमाग में? अब इसमें थोड़ा और आगे चलने का अपन प्रयास करते हैं, थोड़ा अपन और आगे चलने का प्रयास करते हैं और इसका अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर जो उत्खनन करता है, इनको इनके चारों ओर ये टीलों के चारों ओर सम चतुर्भुजाकार आकृति में, कौन सी आकृति में? सम चतुर्भुजा आकार आकृति में दोहरे परकोटे के निशान मिलते हैं, दोहरी दीवार के निशान मिलते हैं। किसके निशान मिलते हैं? दोहरी दीवार के निशान मिलते हैं, जो सुरक्षा की दृष्टि से निर्मित किए गए होंगे, जो सुरक्षा की दृष्टि से निर्मित किए गए होंगे। इनका जो निर्माण किया गया वह कच्ची ईंटों से किया गया। किससे किया गया? कच्ची ईंटों से किया गया। यहाँ पर कच्ची ईंटों का एक दीवार बनाई गई, यहाँ पर कच्ची ईंटों की एक दीवार बनाई गई, और इसके मध्य के अंदर मिट्टी भर दी गई। दोहरी दीवार, मिट्टी भर दी गई। जैसे भरतपुर का लोहागढ़, भरतपुर का जो लोहागढ़ का किला है वह भी इसी प्रकार का बना हुआ है। चारों तरफ से दोहरी दीवार बनाई गई है और बीच में मिट्टी भर दी गई है, जिससे कि मिट्टी का जो सपोर्ट बना रहे और किसी भी प्रकार का कोई आक्रमण हो, किसी भी प्रकार की कोई विपदा हो, उससे आसानी से बचाव किया जा सके। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं दोहरी सुरक्षा प्राचीर। दोहरी सुरक्षा प्राचीर जो हमें प्राप्त हुई, कहां से प्राप्त हुई है? कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई है। क्लियर होगी बात? अब अपन अध्ययन करते हैं आगे की तरफ। अब अपन और आगे अध्ययन करते हैं, और अध्ययन करेंगे किसका? सामान्य टीले का अध्ययन करेंगे। क्लियर है बात? तो यहां पर अपन बाहर निकलते हैं यहां से और इसको और खोलने का प्रयास करते हैं। पैराग्राफ चेंज करते हैं। या अपन ने इसको खोल दिया, जैसे अपन इसको और क्लोजअप करके देखते हैं और क्लोज करके देखते हैं और इसको खोल के देखने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ पर बीवी लाल और बीके तापर को कुछ ऐसी चीज नजर आ जाती है जिसको देखकर वे अचंभित हो जाते हैं कि उस जमाने में भी इस प्रकार की व्यवस्था रही होगी। उस जमाने में भी इस प्रकार की क्या रही होगी? व्यवस्थाएं रही होंगी। तो वह देखते हैं कि जो कालीबंगा सभ्यता की जो सड़कें हैं वह एक दूसरे को समकोण पर काट रही। किस पर काट रही हैं? एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नजर आ रही हैं। ये समकोण पर काट दिया साहब। ये एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नजर आ रही है। अब एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नजर आ रही है, तो इस पद्धति को समकोण पद्धति, इसी पद्धति को ग्रिड पद्धति, इसी पद्धति को जाल पद्धति, इसी पद्धति को ऑक्सफोर्ड पद्धति,
पद्धति आदि नाम से जानते हैं। इसी पद्धति को ग्रिड पद्धति, इसी को समकोण पद्धति, इसी को जाल पद्धति और इसी को ऑक्सफोर्ड पद्धति के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था को देखकर बीबी लाल और बीके थापर कह देते हैं यह तो एक नगरीय सभ्यता है। यह तो एक क्या है? नगरीय सभ्यता है, यह ग्रामीण सभ्यता नहीं है। तो कालीबंगा जो सभ्यता थी वह कौन सी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। क्लियर हो गई बात? अब इसको भी खोलते हैं अपन। अब इसके अंदर और गहराईता से झांकने का प्रयास करते हैं। तो इसके अंदर और गहराईता से जब ये झांकते हैं तो ये प्राप्त करते हैं कि जो ये ग्रिड पद्धति बनी हुई है और जो ये सड़कें निकल रही हैं, तो पूरे सड़कों से तो काम चलेगा नहीं। सड़कों के किनारे मकानों का तो निर्माण होगा ही होगा, बनी बनाई बात है। तो जो मकानों के निर्माण किए गए, ये मकान बना दिया मैंने, ये मकान बन गया साहब। मकानों का जो निर्माण किया गया है, तो मकानों के जो दरवाजे हैं, ये दरवाजा बना दिया मैंने। मकानों के जो दरवाजे हैं ये मुख्य सड़क की तरफ ना खुलकर गलियों की तरफ खुला करते थे। किधर खुला करते थे? गली में खुला करते थे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, मकान के दरवाजे, मकान के दरवाजे सड़क की तरफ ना खुलकर गली में खुला करते थे। गली में खुला करते थे। अब इसका कारण क्या रहा होगा कि गली में खुलने का कारण क्या रहा होगा? तो यदि अपन अपने दिमाग के आधार पर लगाएं, हो सकता है उस जमाने के अंदर चोरों की ज्यादा व्यवस्था रहती है, चोर उचक्के ज्यादा रहते हो, तो चोरी के डर के कारण जो मकान के दरवाजे हैं वह मुख्य सड़क की तरफ ना खुलकर गलियों की तरफ खुला करते थे। अर्थात पतली पतली गलियां हुआ करती थी। आप लोगों ने देखा होगा, यदि आप कहीं पुराने जमाने के घरों की तरफ जाते हैं, जैसे जयपुर है, जयपुर में आप जयपुर के चार दीवारी की तरफ जाएं और वहां पर मकानों को देखें, या अजमेर में जो पुराना अजमेर बना हुआ है दरगाह बाजार के आसपास का, तो वहां पर यदि आप जाके देखें तो वहां पर पतली पतली सकड़ी सकड़ी गलियां हैं, पतली पतली सकड़ी सकड़ी गलियां हैं। और मकानों के जो जीने हैं, जिसे अपन नाल कहते हैं, वह घोड़ा नाल है। कौन सी नाल है? घोड़ा नाल। अब घोड़ा नाल क्या होती है? अर्थात एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी चढ़ने पर जो दोनों के बीच का गैप होता है लगभग इतना बड़ा होता है, एक हाथ के बराबर होता है, इतना ऊंचा ऊंचा चलना पड़ता है, तो ऊंचाई पर चढ़ा जाता है। इसे अपन कौन सी नाल कहते हैं? घोड़ा नाल कहते हैं। तो इस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं, पतली पतली गलियों का निर्माण करना, मकानों के जो दरवाजे हैं वह मुख्य सड़क की तरफ ना खुलकर गलियों की तरफ खुलना, और मकान की जो छतों पर जाने का या ऊपर की मंजिल पर जाने की व्यवस्था है वह घोड़ा नाल के माध्यम से करना, ये सारी की सारी जो पद्धति दर्शाती है, उस पद्धति का सिर्फ एक ही कारण है, वह है चोरों से अपने मकानों की सुरक्षा करना। आज की तारीख में पहले की तरह पुलिस व्यवस्था तो हुआ नहीं करती थी, हुआ करती थी, राजा के सिपाही हुआ करते थे, लेकिन उतने मजबूत नहीं रहते थे जितने आज पुलिस व्यवस्थाएं हैं, फिर भी चोरियां हो जाती हैं। क्लियर होगी बात? तो इस प्रकार से मकान जो है वह गलियों के अंदर, मकान के दरवाजे गलियों के अंदर खुला करते थे। क्लियर होगी बात? अब फिर अपन और आगे शोध करते हैं। अब इसी के अंदर और खोल के देखते हैं। तो जब मकानों का अध्ययन कर रहे थे बीबी लाल और बीके थापर, जब मकान का अध्ययन कर रहे थे, तो ये मकान का अध्ययन करा। तो मकान का जब अध्ययन करा और मकान की दीवालों की तरफ इनकी नजर गई, दीवाल की तरफ इनकी नजर जाती है, तो दीवाल का जो निर्माण किया गया है वह कच्ची ईंटों से किया गया। बाद में हालांकि कालीबंगा सभ्यता में पक्की ईंटें प्राप्त हो गई है, लेकिन आरंभ में कौन सी ईंटें प्राप्त हुई? कच्ची ईंटें प्राप्त हुई। आरंभ में कौन सी ईंटें प्राप्त होती हैं? कच्ची ईंटें प्राप्त होती हुई नजर आती हैं। तो यहाँ पर दीवाल का जो निर्माण किया गया वह कच्ची ईंटों से किया गया। कच्ची ईंट। और इस कच्ची ईंटों को देखकर
इन कच्ची ईंटों को देखकर ही बीवी लाल और बीके तापर क्या कह देते हैं कि यह जो एक सभ्यता है, यह जो एक सभ्यता है, यह एक दीनहीन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? दीनहीन सभ्यता, गरीब सभ्यता है। धूप में सुखाकर ईंटें तैयार करी गई हैं और कच्ची ईंटें हैं, और इन्हीं के आधार पर ही अपने मकानों का निर्माण कर देते हैं। क्लियर है बात फिल्म दिमाग में? तो यहां पर अपन लिख देते हैं, पैराग्राफ चेंज कर देते हैं और लिख देते हैं यहां पर, कच्ची ईंटों से निर्मित मकान होने के कारण इस सभ्यता को दीनहीन सभ्यता नाम दिया गया। दीनहीन सभ्यता नाम दे दिया गया। क्लियर हो गई फिल्म दिमाग में? अब कच्ची ईंटें आई तो प्रश्न बढ़ा कि गुरुजी ईंटों की आकृति कितनी थी? तो यहां पर अपन देखते हैं, पैराग्राफ चेंज करते हैं और तीर का निशान लगाते हैं। ईंटों की आकृति (30:15:7.5) या फिर 4, 2 और 1 सेंटीमीटर। और ये ईंट की आकृति इस प्रकार की पाई गई। ये ईंट है साहब, ये कालीबंगा सभ्यता से ईंटें प्राप्त हुई। अब आप लोग देखते होंगे जो आधुनिक ईंटें हैं, उन ईंटों पर कुछ ना कुछ बना रहता है, कंपनी का नाम बना रहता है, WWW, RRW, BRW। इस प्रकार की आकृतियां आप लोग ईंटों के ऊपर आज भी वर्तमान में उकेरी हुई देखते हो। नहीं देखते हो? जब आप बाजार से अपने मकान बनाने के लिए ईंटें खरीद के लेके आते हो तो उनमें भी आप लोग आकृतियां बनी हुई देखते हो। तो उस जमाने में भी आकृतियां थी, उस जमाने में भी ईंटों के ऊपर आकृतियां थी। तो अपन एक नॉर्मल सी आकृति बना देते हैं, WWW लिख देते हैं। तो अब ये आकृतियां बनी हुई हैं, इसका मतलब है अलंकृत है। इसका मतलब क्या है? अलंकृत है। तो उस जमाने में जो ईंटें प्राप्त हुई हैं वह कोरी ईंटें प्राप्त नहीं हुई, अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई हैं। क्या प्राप्त हुई हैं? अलंकृत ईंटें। तो यहां पर अपन लिख देते हैं इस जगह, कालीबंगा से अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई। कालीबंगा से कौन सी ईंटें प्राप्त हुई? अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई। क्लियर है बात? अब अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई हैं तो फर्श का जो निर्माण कालीबंगा में किया गया वह ईंटों से किया गया, लेकिन याद रखिएगा पक्की ईंटों से किया गया। बाद में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाने लगा था, नालियों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाने लगा, फर्शों के ऊपर पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाने लगा। तो जो फर्श बने हैं कालीबंगा सभ्यता में, वह फर्श जो हमारे को प्राप्त हुए वह ईंटों से निर्मित फर्श प्राप्त हुए। और थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जो ईंटें थी वह अलंकृत थी। जब ईंटें अलंकृत हैं तो डेफिनेटली फर्श भी अलंकृत बनेंगे। तो कालीबंगा सभ्यता से हमें अलंकृत फर्श प्राप्त हुआ था, मंडे हुए, कुछ ना कुछ डिजाइन बने हुए। क्लियर है? पैराग्राफ चेंज करते हैं और लिखते हैं
कालीबंगा कालीबंगा से हमें अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई है? अलंकृत ईंटें कालीबंगा से प्राप्त हुई। क्लियर है बात यहां तक? अब वापस अपन अध्ययन करते हैं, दीवालों का अध्ययन करते हैं। तो जैसे ही बीबी लाल और बीके थापर दीवालों का अध्ययन करा तो वह दीवालों पर कुछ इनको दरारें प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई है? दरारें प्राप्त हुई। और इन दरारों को देखकर ये कह देते हैं कि विश्व में, कहां पर? पूरे विश्व के अंदर, पूरे विश्व में भूकंप का पहला जो प्रमाण प्राप्त हुआ वह कहां से प्राप्त हुआ? कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुआ। क्लियर है बात? तो पैराग्राफ चेंज करें और यहां लिख देते हैं, मकान की दीवालों पर हमें दरार प्राप्त हुई है। क्लियर है बात? जो कि विश्व में भूकंप का पहला प्रमाण है। पहला प्रमाण है। क्लियर है बात यहां तक? इस प्रकार से दरार प्राप्त हुई। बता देता हूं मैं आप लोगों को, ये इस प्रकार से दीवालों में दरारें प्राप्त हुई, जो वाइब्रेशन हुआ होगा और उस वाइब्रेशन के कारण दीवालों में दरार प्राप्त हो गई। क्लियर है बात? इसके साथ साथ एक बात भी याद रखिएगा कि कालीबंगा जो सभ्यता है वह पहली सभ्यता है जो भारत की आजादी के पश्चात पहली बार जो उत्खनन किया गया वह कालीबंगा में ही किया गया था। क्लियर है बात? यहां पे लिख देते हैं, भारत की आजादी के पश्चात प्रथम बार उत्खनन कालीबंगा में ही किया गया। क्लियर होगी बात? अब पुनः प्रश्न उठा दिमाग के अंदर। अब प्रश्न क्या उठा? जब व्यक्ति रहता होगा तो भाई नहाता भी तो होगा। अब नहाएगा तो कुछ ना कुछ बाथरूम मिलेगा, स्नानागार प्राप्त होगा। इतना बड़ा स्नानागार प्राप्त नहीं हुआ, नॉर्मल स्नानागार। अब नहाएगा, पानी अपने शरीर के ऊपर डालेगा तो स्नानागार प्राप्त हुआ। और स्नानागार में जो पानी की निकासी की जो व्यवस्था है, पानी भी तो कहीं ना कहीं निकालेंगे, तो पानी की जो निकासी की जो व्यवस्था है वह लकड़ी की नालियां प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई है? लकड़ी की नालियां प्राप्त हुई है। कहां से? कालीबंगा से। लकड़ी कौन सी थी? बांस की लकड़ी थी। तो आप देखो कितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वहां पर अप्लाई की गई थी कि जो बाथरूम था या स्नानागार था तो उसकी जो नाली का मुख्य स्रोत था उस पर क्या लगा दिया गया था? बांस का पाइप लगा दिया गया था, अर्थात बांस की नाली लगा दी गई थी जिससे पानी इधर उधर ना फैले, किसी प्रकार का कोई कीचड़ ना हो। और आगे जाकर एक पक्की ईंटों की नाली का निर्माण करवाया गया और थोड़े आगे जाकर एक गड्ढा खोद दिया गया। उस गड्ढे के अंदर पानी समाहित हो रहा था और पानी धरती के अंदर जाता चला जा रहा था, जिससे किसी भी प्रकार की कोई गंदगी ना फैले।
क्लियर होगी बात? तो यहां पर अपन लिख देते हैं कालीबंगा से लकड़ी की नाली का प्रमाण प्राप्त हुआ, जो कि विश्व का पहला प्रमाण है। क्लियर होगी बात? तो आज की कलांश को अपन यही विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में इससे आगे की जानकारी लेकर। इसके साथ मैं दीपक कौशिक आप लोगों से आज्ञा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।